रैंकिंग पीडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो भारतीय अर्थव्यवस्था सीरीज के टॉपिक नीतिगत आयाम का लेक्चर नंबर 8 है और इस वीडियो में हम नीतिगत आयाम के पार्ट 6 के छठे टॉपिक से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है भारतीय वित्तीय प्रणाली या वित्त आयोग। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे एप्लीकेशन रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को तुरंत इंस्टॉल कर लें, जहां पर आपको अपकमिंग और प्रीवियस क्लास के नोट्स वाईटी क्लास नोट सेक्शन पर एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएंगे, जहां से आप उसे फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किया जाता है तो वह किया जाता है स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर किया जाता है इसका वर्गीकरण? स्वामित्व के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी वर्गीकृत किए जाते हैं तो वह किए जाते हैं कार्यशील पूंजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत किए जाते हैं वर्गीकृत? कार्यशील पूंजी के अंतर्गत कच्चा माल और नकदी के को वर्गीकृत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे तो कौन थे अध्यक्ष? एन के सिंह। कौन थे अध्यक्ष 15वें वित्त आयोग के? एन के सिंह। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष मतलब प्रेसिडेंट कौन थे, तो आपको बताना है एन के सिंह थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता सिद्धांत लोगों द्वारा करने संबंधी निर्णय लेने के तरीकों से संबंधित है तो वह है धन के व्यय से। किससे संबंधित है? धन के व्यय से। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सार्वजनिक वस्तुओं मतलब पब्लिक गुड्स का अभिलक्षण है तो वह है गैर प्रतिद्वंदिता। क्या है? गैर प्रतिद्वंदिता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नॉन राइवैलरी। क्या कहते हैं इंग्लिश में? नॉन राइवैलरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की व्यापार नीति और कार्य प्रणाली की 7वीं समीक्षा आयोजित की गई है तो किस तारीख को आयोजित की गई है? जनवरी 2021 में। कब आयोजित की गई थी यह समीक्षा नीति और कार्य प्रणाली की 7वीं? तो वह की गई थी जनवरी 2021 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कार्यशील पूंजी अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने की किसी कंपनी की क्षमता का एक मापदंड है। इसे जाना जाता है वर्तमान पूंजी के नाम से। किस नाम से जानते हैं इसे? वर्तमान पूंजी के नाम से इसे जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14वें वित्त आयोग में राज्यों के बीच करों के आवंटन के सूत्र में वनावरण को भी जोड़ दिया गया है तो यह किस नाम से लोकप्रिय है? या हरित हस्तांतरण सूत्र के नाम से लोकप्रिय है? किस नाम से लोकप्रिय है, फेमस है? हरित हस्तांतरण सूत्र के नाम से। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे तो वह थे वाई वी रेड्डी। कौन थे प्रेसिडेंट 14वें वित्त आयोग के? वाई वी रेड्डी। और 15वें के कौन थे? हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, वो थे एन के सिंह। 14वें के थे वाई वी रेड्डी और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एन के सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का प्रचलित सूचकांक है तो बीएसई में सूचीबद्ध ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है तो कितने लोगों का सूचीबद्ध तरीकों से भी उसमें ब्लू चिप कंपनियों में मापन होता है? 30। टोटल 30 कंपनियां हैं जिनका बीएसई में सूचीबद्ध तरीके से ब्लू चिप कंपनियों में उनका मापन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का मुख्य संविदा कानून है तो वह है भारतीय संविदा अधिनियम 1872। कौन सा मुख्य संविदा कानून है भारत का? वह है भारतीय संविदा अधिनियम 1872। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें पूछेगा कि मुख्य संविदा कानून का नाम बताइए तो आपको बताना है भारतीय संविदा अधिनियम 1872। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में म्यूचुअल फंड को संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है तो वह है सेबी। सेबी के द्वारा हम म्यूचुअल फंड की संस्था को विनियमित करते हैं, उसे मैनेज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विदेशी बैंकों में से जो भारत में कार्य संचालन कर रहे हैं कि सबसे अधिक शाखाएं हैं तो वह स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की। किसकी शाखाएं सबसे अधिक हैं, ब्रांचेस हैं? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 2004 में काबुल में काउंटर खोलने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है तो वह है पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा बैंक बन गया है? पंजाब नेशनल बैंक। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा बैंक है जिसने वर्ष 2004 में अफगानिस्तान के काबुल में काउंटर पहली बार खोला था, तो वह था पंजाब नेशनल बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोषीय परिचालन में दक्षता एवं कार्य क्षमता के लिए एशियन बैंक अवार्ड 2001 प्रदान किया गया है तो वह है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई को। तो इसको प्रदान किया गया है एशियन बैंक अवार्ड 2001 का भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कृषि तथा संबंधित क्रियाओं हेतु सबसे कम संस्थागत साख प्रदान कर रहा है? तो वह है विदेशी निजी बैंक। कौन सा बैंक कर रहा है? विदेशी निजी बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जनपद स्तर पर कार्यरत है? तो वह है केंद्रीय सहकारी बैंक। कौन सा बैंक है कार्यरत जनपद स्तर पर? केंद्रीय सहकारी बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमि विकास बैंक कौन किसका भाग है? तो वह है सहकारी साख संरचना का। किसका पार्ट है, भाग है मतलब? भूमि विकास बैंक सहकारी साख संरचना का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि हेतु दीर्घकालीन ऋण देता है? तो वह है भूमि विकास बैंक। कौन सा ऐसा कृषि हेतु जो है दीर्घकालीन मतलब बहुत लंबे समय तक ऋण देता है? तो वह है भूमि विकास बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल के वर्षों में भारत में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत है? तो वह है वाणिज्य बैंक। सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? वाणिज्य बैंक। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है और यूपी पीसीएस मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल के वर्षों में भारत में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो वह है वाणिज्य बैंक। एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? तो किस सन में की गई थी? 1982 में। किस सन में की गई थी बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना? 1982 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना कार्य है? तो वह है भूमि विकास बैंक का। किसका कार्य है ये? दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना भूमि विकास बैंक का कार्य है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में हुई थी। यह अवस्थित था झांग में। किसमें था? झांग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कृषि साख के क्षेत्र में शीर्षस्थ संस्था कौन सी है? तो वह है नाबार्ड। कौन सी संस्था शीर्षक है? नाबार्ड, अगर कृषि साख के क्षेत्र की बात करें तो। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में आवासीय कीमतों का सूचकांक रेजिडेक्स प्रारंभ किया गया था? तो वह किया गया था किस सन में? 2007 में। किस सन में किया गया था रेजिडेक्स का प्रारंभ? 2007 में। और किस वजह से किया गया था? ताकि आवासीय कीमतों का सूचकांक किया जा सके, इस वजह से रेजिडेक्स का प्रारंभ किया गया था सन 2007 में। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 मार्च 2015 तक इस गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था को भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई द्वारा व्यापारिक बैंक खोलने का लाइसेंस दिया गया। तो वह था कौन सा बैंक? आईडीएफसी बैंक। कौन सा बैंक था? आईडीएफसी बैंक। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इससे आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया है? किसका गठन किया है? इंश्योरेंस नियामक एवं विकास प्राधिकरण का। किसका गठन किया गया है बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए? इंश्योरेंस नियामक एवं विकास प्राधिकरण का। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना की है? तो वह किसके लिए की है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। इसके अंतर्गत भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना की है। तो वह कौन है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो वह हुआ था 2017 में। किस सन में हुआ था 15वें वित्त आयोग का गठन? 2017 में। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य नहीं है? तो वह है अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना। क्या चीज है? मतलब ढील देना अर्थव्यवस्था में, तो उस ढील को बढ़ाना अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में, वह चीज भारत में वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14वें वित्त आयोग ने कर वसूली से होने वाली निवल आय में राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने की सिफारिश की है? तो वह है 42%। मतलब उसे 10% बढ़ाने का सिफारिश की है। पहले 32 था, अब वो 42% उसको कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रारंभिक व्यय का उदाहरण बताइए? तो वह है पूंजीगत व्यय। क्या एग्जाम्पल है प्रारंभिक व्यय का? पूंजीगत व्यय। तो इसे आप याद रखिएगा कि प्रारंभिक व्यय का उदाहरण है पूंजीगत व्यय। और ये एसएससी जेई में पूछा गया क्वेश्चन कई बार कि उदाहरण बताइए प्रारंभिक व्यय का, तो वह है पूंजीगत व्यय।